तो मूवी नर्ड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी की जहां स्टार्ट तो कंटेंट क्रिएशन से होता है, मगर सून इट टर्न्स इनटू एन आत्मा वशीकरण। तो मूवी शुरू होती है एक साधु को दिखाकर जो अपनी साधना में लीन थे। ध्यान से बाहर आकर वो अपने सेवक कासिम बली को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा समय आ चुका है, मुझे स्वयं शिव जी से बुलावा आया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अपना देह त्यागने से पहले मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इस पर कासिम बली उनसे तंत्र मंत्र और सिद्धियों की विद्या मांगता है। हम देखते हैं कि साधु के हाथ में ग्रंथ प्रकट होता है। वो उसे कासिम बली को देकर कहते हैं कि इसमें तंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान है, किंतु स्मरण रहे अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो तुम्हारा विनाश भी हो सकता है। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब कासिम बली कहाँ उनकी सुनने वाला था। अपनी राक्षस प्रवृत्ति के चलते वो इसका दुरुपयोग करता है। वो देवी कालिका की साधना करके अमर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन एक हवेली पर इसी साधना के दौरान वो अचानक समाप्त हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक परमेश नाम के व्यक्ति को। वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लाइव एपिसोड शूट कर रहा होता है। उसके साथ उसका दोस्त कैमरामैन पल्ली भी था। बिंदास बैचलर नाम के इस चैनल पे ये लोग हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करके उसका लाइव वीडियो डालने वाले थे। बेसिकली इनका फर्स्ट टाइम था। अब परमेश उस हॉन्टेड घर की बैक स्टोरी देने लगता है, कैसे एक लड़की वहां रहा करती थी, लेकिन एक दिन उसे घर में अकेला पाकर एक लॉरी के ड्राइवर और क्लीनर ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे खत्म कर दिया। तभी से उस लड़की की आत्मा उस जगह भटकती है। ये लोग एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं, तभी वहां अचानक ऊपर से पंखा गिरता है, पीछे रखी डॉल बजने लगती है और इनका सामना होता है उस डरावनी भूतनी से। चिल्लाते चिल्लाते ये दोनों बाहर भागते हैं। पल्ली कैमरा में सब शूट कर ही रहा था, तभी इनकी नजर सीढ़ियों पर बैठे दो भूतों पर पड़ती है जो कि मस्ती में पार्टी शार्टी कर रहे थे। बेसिकली ये दोनों पल्ली और परमेश के दोस्त थे जिन्हें पूरी बोतल अकेले गटकनी थी। ये देखकर पल्ली गुस्सा होता है और उनसे मारामारी करता है। अब ये सारा तमाशा उनके व्यूअर्स लाइव देख लेते हैं। ऐसे में इनका भांडा फूट जाता है और नाराज ऑडियंस गाली गलौज करके इन्हें फ्रॉड घोषित कर देती है। अब कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट होती है, जहां हम 5 बैचलर लड़कों के ग्रुप को देखते हैं। परमेश, साई, पल्ली, वामन और भार्गव। अब परमेश अकेला ही था जो कॉर्पोरेट जॉब करता था। बाकी उसके चारों दोस्त नल्ले थे। ये लोग हैदराबाद के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहा करते थे। मस्ती मजाक करते करते इनकी जिंदगी मस्त कट रही थी, लेकिन परमेश कहीं ना कहीं अपने बॉस से चिढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि वो जॉब छोड़ना चाहता था, मगर उसकी माँ की खराब हालत के कारण वो मजबूरी में कंटिन्यू करता है। एक दिन परमेश अपने दोस्तों को बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। अब सब सपोर्ट तो करते हैं, मगर किसी के पास भी इतने सारे पैसे नहीं थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि यूट्यूब चैनल शुरू करके वहां से पैसे कमाएंगे। यही से ये नूब लोग निकल पड़ते हैं लाइव हॉरर एपिसोड शूट करने, जो हम मूवी में पहले ही देख चुके हैं, जिसमें इनके फेक सेटअप का सारा भांडा खुल जाता है और पहले ही दिन फ्रॉड का टैग लग जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इन्हें यूट्यूब से 5,000 रुपए तक मिल जाते हैं। तो ये लोग इस बार रियल हॉन्टेड लोकेशन जाने का डिसाइड करते हैं। अब गूगल देवता की मदद से उन्हें कासिम बली बंगलों की जानकारी मिलती है। ये जगह इतनी डरावनी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत करके कैसे तैसे बंगलों में घुस जाते हैं। वहां इन्हें त्रिशूल, कालिका जैसे कई सिंबल्स दिखते हैं और एक किताब भी मिलती है। व्यूअर्स से माफी मांगने के बावजूद इस बार भी ये लोग मुंह की खाते हैं। लास्ट टाइम जैसे ही फ्रॉड और फेक वीडियो वाले कमेंट्स देखकर ये लोग अपसेट हो जाते हैं। तभी अचानक इनके सामने वही कासिम बली वाली किताब गिरती है, जिसे ये लोग खोलकर पढ़ने लगते हैं। अब उसमें तंत्र मंत्र और शिव जी से जुड़ी सारी जानकारी थी। इसमें एक विधि भी होती है जिसे करने पर देवी कालिका प्रकट होंगी और सारी मनोकामना पूरी कर देंगी। लेकिन इस विधि के लिए उन्हें एक दिव्य बिल्ली चाहिए होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को जो भी गाय सबसे पहले चारा खाकर लौटेगी, उसके सामने इस बिल्ली को ले जाना होगा। गाय को देखकर बिल्ली खुशी के आंसू रोएगी। इन आंसुओं को अपनी आंखों पे काजल की तरह लगाना है, फिर देवी इच्छा पूर्ति कर देगी। अब ये लोग इस विधि को ट्राई करने लगते हैं, मगर इनकी बिल्ली गाय को देखकर बिल्कुल नहीं रोती। लेकिन इनकी हरकतें देखकर वहां बैठा एक बाबा हंस पड़ता है। वो उन्हें बताता है कि इस प्रोसेस के लिए एक देवांग बिल्ली चाहिए होती है, जो बहुत रेयर है। तो इवेंचुअली इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है दोस्तों। अब एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लोग सोचते हैं कि कासिम बली बुक की अगले विधि को ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट रिचुअल था आत्मा का वशीकरण। इसमें उन्हें एक कब्र पर बैठकर एक हाथ में नींबू पकड़ना था। 1008 बार लिखे गए मंत्र को पढ़ते ही इनकी नींबू में वो कब्र वाली आत्मा प्रवेश कर जाएगी, और ये सब करना था अमावस के संडे को। इससे वो आत्मा इनकी इच्छा पूरी कर देगी। अब अमावस्या नेक्स्ट वीक थी और ये रिचुअल करने का जिम्मा मिलता है वामन को। इसके लिए वो हाथ में नींबू लेकर पहले ही मंत्रों के रिहर्सल्स कर लेता है, यानी पहले ही सॉलिड प्रैक्टिस।
लेकिन संडे की रात वामन को ठीक विधि से पहले अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर मिल जाती है और उसे घर के लिए निकलना पड़ता है। ऐसे में उनका दूसरा दोस्त भार्गव विधि करने के लिए राजी हो जाता है और ये लोग पास ही के एक गांव में कब्रिस्तान ढूंढकर विधि शुरू करते हैं। भार्गव हाथ में नींबू लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। पूरी रात कट जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो चुका था। उल्टा सुबह गांव वाले उन्हें जादू टोना वाला समझकर बुरी तरह कूट देते हैं। कैसे तैसे ये लोग भाग निकलते हैं। अब घर पहुंचकर परमेश रियलाइज करता है कि इनकी सारी कोशिशें वेस्ट हो गई। फाइनली गिव अप करके चुपचाप जॉब पर फोकस करना ही बेटर ऑप्शन है। वह ऑफिस में परमेश को उसकी एक कलीग पसंद करती थी, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचकर वो शादी ब्याह के ख्याल को मन से निकाल देता है। हमेशा की तरह उसका बॉस उसे जरा जरा सी बातों पर बहुत सुनाता है। शाम को ऑफिस से लौटकर जब वो घर आता है तब घर की हालत ऐसी थी जैसे भूचाल आया हो। पूरा सामान फैला हुआ था। कीमती चीजें सही सलामत थी, लेकिन गायब था तो सिर्फ खाना। उसके नशेड़ी नल्ले दोस्त इनकार कर देते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो डांट लगाकर उनसे घर साफ करवाता है। अब ये लोग बाहर चाय पीने जाते हैं, साथ में बिरयानी का पार्सल भी ले आते हैं। घर लौटकर ये लोग क्या देखते हैं कि वापस सब अस्त व्यस्त हो चुका है। घड़ी की कांटे एक जगह रुक जाते हैं और एक हॉन्टेड माहौल बनने लगता है। अचानक दरवाजे पर एक साय को देखकर इनकी फटके चार हो जाती है और ये लोग भागकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। अगली सुबह होते ही ये लोग देखते हैं कि सारा सामान फैला हुआ है और उनकी बिरयानी भी कोई खा चुका था। अब भूत घर में ना आ सके इसलिए ये लोग अलग अलग टोटके ट्राई करते हैं, जैसे घर के दरवाजे को रुद्राक्ष बांधना, नारियल तिल कुमकुम वाला कपड़ा लपेटना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें साया दिखता है एंड अगेन इनका सारा खाना कोई खा चुका था। खैर अब नेक्स्ट मॉर्निंग वामन वापस आता है। ये लोग उसे सारा कांड बताते हैं, साये का आना, खाना गायब होना वगैरह वगैरह। अब रात को 11 बजे वापस सब रिपीट होता है, लेकिन इस बार वामन दरवाजा खोलकर चेक करता है। दरवाजे पर कोई साया वाया नहीं था, बल्कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड मोनिका थी। 2 रातों से वही वामन से मिलने आ रही थी, इस उम्मीद में कि वो होम टाउन से रिटर्न आया हो, लेकिन वो फाइनली आज आया था। दोनों दिन घर की हालत इतनी खराब देखकर वो निकल जाती थी। अब ये सुनकर वामन अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है और इवेंचुअली सब चिल होकर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खाना गायब होने वाला सिलसिला अगले दिन फिर से होता है। इनका दिमाग गुम जाता है, क्योंकि कोई इंसान या जानवर भी ऐसे नहीं खाता और भूत भी नहीं है तो है क्या। उन्हें वो शमशान वाले बाबा मिलते हैं जो सलाह देते हैं कि बिना डरे प्रॉब्लम्स को फेस करो, शिव जी जरूर हेल्प करेंगे। अब ये लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं और छत पर जाकर मॉनिटर करने लगते हैं। मीनवाइल अलमारी से वो टोटके वाला नींबू छलांग लगाकर वामन के कपड़ों पर बैठ जाता है। वामन अचानक इधर पजेस होता है और किचन में जाकर सारा खाना राक्षस की तरह खा जाता है। अब नींबू वापस अलमारी में घुसते ही वामन नॉर्मल होकर सब भूल जाता है। बेसिकली यहाँ नींबू को देखते ही ये लोग सब कुछ फिगर आउट कर लेते हैं। दरअसल जब वामन नींबू हाथ में रखकर मंत्रों की प्रैक्टिस कर रहा था, तब ठीक उसके नीचे एक लाश दफन थी। मंत्रों की वजह से वो आत्मा इस नींबू में आ गई और वो लोगों को पजेस करके सारा खाना खाने लगी। ये लोग अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए बाहर से बिरयानी लेकर आते हैं। इस बार भार्गव के कपड़ों पर नींबू बैठकर उसे पजेस कर लेता है और सारा खाना फिर से सपाचट। अब डर के कारण ये लोग सुबह नींबू को फेंकने का डिसाइड करते हैं। परमेश दूर जाकर नींबू को फेंक देता है, लेकिन वो शातिर नींबू उसके बाइक पर डबल सीट बैठकर फिर से इनके घर आ जाता है। इन लोगों की फटके 4 होने लगती है। इतने में ही दारू पीकर साई उस नींबू को बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इसी दौरान वहां से एक आदमी की अर्थी जा रही थी। नींबू जाकर उस मुर्दे पर गिरता है और वो उठकर बैठ जाता है। वो सीधा इनके घर घुसकर सारा खाना खा लेता है। नींबू के उछलते ही वो मुर्दा वापस अर्थी पर जाकर लेट जाता है। नींबू महाराज इनके घर पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग शमशान वाले बाबा से समाधान मांगते हैं। बाबा इन्हें कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह इस आत्मा की इच्छा जानकर उसे पूरा करना होगा, तभी तुम इससे छुटकारा पाओगे। और टेम्परेरीली नींबू को रोकने के लिए बाबा उन्हें अभिमंत्रित चावल देते हैं। तो परमेश जैसे ही बाबा ने बताया था, ठीक उसी तरह नींबू के चारों तरफ चावल से सर्कल बनाता है, जिसे नींबू हिल नहीं पाता। फिलहाल के लिए ये दोस्त लोग खुश होकर मस्त खाना खाते हैं। खैर अब अगले दिन वामन के अंकल अपने बेटे अंजी को लेकर यहाँ आए थे। अंजी को दरअसल ऑटिज्म डिसऑर्डर होने की वजह से वो हमेशा चुप रहा करता था। डॉक्टर्स के मुताबिक 50 दिन की काउंसलिंग के बाद वो ठीक होगा, लेकिन अंकल किसान होने के कारण रोज अंजी के साथ नहीं रुक सकते थे, इसलिए तब तक के लिए वो इन्हें इनके पास छोड़ देते हैं। ये लोग अंकल को गाड़ी तक छोड़ने बाहर जाते हैं और अंजी घर में अकेला था। तभी उसकी नजर नींबू पर पड़ती है, जिसे वो काट कर उसका नींबू पानी पी जाता है।
इन लोगों को लगता है कि अंजी ने नींबू का खेल खत्म कर दिया, लेकिन मांजरा तो कुछ और ही था। वो आत्मा अब हमेशा के लिए अंजी में सेटल हो गई थी। वो बकासुर की तरह सिर्फ खाए जा रहा था, यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर से बेबी फूड तक खा गया। इनके घर का सारा राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अब यहाँ अंजी और आत्मा से फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन नशे में दुधसाई उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। तब जाकर वो कहता है कि मेरा नाम बकासुरी है, लेकिन लोग मुझे बकासुर कहते हैं। हमें फिर बकासुर की बैक स्टोरी सुनने को मिलती है। अब बकासुरी को बचपन में एक डिसऑर्डर की वजह से हमेशा भूख लगी रहती थी। पूरे भोज का खाना वो अकेला ही खा जाता था। उसकी दादी कैसे तैसे करके उसके खाने का इंतजाम करती थी, यहाँ तक कि कई बार खुद भूखी रहकर उसका पेट भरने की कोशिश करती थी। बकासुरी ताकतवर था, तो वहां के जमींदार के बेटे को वो भारी पत्थर उठाने के कंपटीशन में हरा देता है। नतीजन वो बकासुरी से नफरत करने लगा था। एक दिन बकासुरी की दादी चल बसी। वो उसके कब्र के पास बैठकर खूब रोया, लेकिन डिसऑर्डर के चलते उसे खतरनाक भूख लग रही थी। अब तो दादी भी नहीं थी, तो वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था, लेकिन लोग उसे ताने सुनाकर भगा देते। वो दादी के कब्र के पास आकर वापस रोने लगता है। रोते रोते वो नोटिस करता है कि लोग अपने गुजरे हुए सदस्य के लिए खाना चढ़ाते थे, तो भूख शांत करने के लिए वो कब्रों के ऊपर रखा खाना खाने लगा। लेकिन एक दिन जमींदार का बेटा उसे देख लेता है और नफरत के चलते उसे जोर से सर पर पत्थर मारता है। बकासुरी वही समाप्त हो जाता है और वो लोग उसे वही गाड़ देते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में बकासुरी की बैक स्टोरी सुनकर ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। वो बताता है कि उसे बहुत सारा खाना चाहिए। ना इनके पास इतना खाना था और ना ही ये लोग इस 200 साल पुरानी आत्मा के खूनी से बदला ले सकते थे। अब जिस रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खाने जाते थे, वहां का ओनर इन लोगों की हमेशा बेइज्जती करता था। ओनर को मजा चखाने के लिए ये लोग बकासुरी या अंजी को होटल में लेकर आते हैं। वहां 100 रुपए में अनलिमिटेड खाने का ऑफर था। बकासुरी खाना खाकर ओनर के नाक में दम कर देता है। यही से इन दोस्तों को आइडिया आता है कि इसे फूड कॉम्पिटिशन्स में लेकर जाते हैं। कभी गोवा, कभी तमिलनाडु और कभी केरला। ये लोग कंपटीशन पर कंपटीशन जीत रहे थे। यहाँ बकासुर दिन भर खाना खाकर खुश रहता है और ये दोस्त लोग पैसे कमाकर। परमेश के पास भी अब रेस्टोरेंट खोलने के पैसे जमा हो गए थे। एक दिन वो शमशान वाले बाबा इन्हें कहते हैं कि तुम्हारे स्वार्थ की वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। बाबा उन्हें एक काला धागा देते हैं उसे बांधने के लिए और उन्हें फकीर बाबा से मिलने की सलाह देते हैं। ये लोग दरगाह पहुंच जाते हैं। यहाँ बकासुरी आराम से दरगाह के किचन में घुसकर सारा खाना खा जाता है। फकीर बाबा सुबह आने वाले होते हैं, इसलिए मजबूरन ये दोस्त लोग दरगाह में आत्माओं के बीच एक खतरनाक भूतिया रात बिताते हैं। सुबह फकीर बाबा इन्हें एक पंडित के पास भेजते हैं, जो नदी के तट पर ऐसी ही आत्माओं का पिंडदान करके उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। बकासुर का अपना कोई नहीं था, इसीलिए सब मिलकर उसका पिंडदान करते हैं। बकासुर के जाते वक्त ये सभी बेहद इमोशनल हो चुके थे। सारे गले मिलकर रोने लगते हैं। इन लोगों के साथ रहकर उसे भी अपनों का प्यार मिला था और खाना खाकर वो भी तृप्त हो गया था। वो इन्हें आशीर्वाद देता है कि हमेशा आगे बढ़ोगे और खूब तरक्की करोगे। वो परमेश को भी जल्द से जल्द रेस्टोरेंट खोलने को कहता है। इतना कहकर बकासुरी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और अंजी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चे को बाइक से बचाने के लिए वो शमशान वाले बाबा उसे साइड में फेंक दिए थे। उसकी माँ बाबा को भला बुरा सुनाती है। बाबा मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाते हैं और हम एक रोशनी को शिव जी में समाते हुए देखते हैं। तभी अचानक उस बच्चे का हाथ अचानक ठीक हो जाता है और वो इस चमत्कार के लिए शंभू को नमन करते हैं। यानी दोस्तों, वो कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे। यानी भूतनाथ शिव शंभू सिर्फ इंसानों की ही नहीं, भूतों के बारे में भी सोचते हैं। आगे कहानी में परमेश जॉब से रिजाइन करता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे प्रपोज भी करता है और जल्द ही उनकी शादी होती है। परमेश और उसके दोस्त बकासुर नाम का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम एक चोर की बैक स्टोरी सुनते हैं। अच्छे से चोरी ना करने पर उसके अपने ही गैंग से उसे बाहर निकाला जाता है। इसी दुख और प्रतिशोध में वो चोर मरने के बाद भी अजीबोगरीब चोरियां करता है, जैसे कि पॉलिटिशियन की गाय, कुत्ता, पुलिस की गाड़ी एक्सेट्रा। और ये सब पार्सल की तरह परमेश के घर के आगे ड्रॉप कर देता है। शायद उस भूत को भी मुक्ति के लिए परमेश की जरूरत थी। और बस यही होता है कहानी का दी एंड। अगर आपको मेरी आवाज और एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।